गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछले क्लास में हम लोग सर्वोच्च न्यायालय की अधिकारिता देख रहे थे, जिसमें पहला देखे आरंभिक अधिकारिता, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, अनुच्छेद 131। उसके पश्चात हम लोग देख रहे थे कि अन्य अलग अलग मामलों में किस प्रकार अपील किया जा सकता है। तो पहला देखे अनुच्छेद 132 संवैधानिक मामलों में कि यदि किसी वाद में हाई कोर्ट का यह विनिश्चय होता है कि इस मामले में संविधान के निर्वचन से संबंधित कोई प्रश्न है, तो सर्टिफिकेट देगा कि आप इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। तो जो वादी होगा वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है। उसके बाद है अगला सिविल मामला और उसके बाद है अगला क्रिमिनल मामला। तो आइए नेक्स्ट हम लोग अपने नोट्स पे आते हैं। तो पेज नंबर 7 पर आ जाइए आप लोग। पेज नंबर 7 पे देखिए, दूसरा है सिविल मामलों में ये अनुच्छेद 133 और अनुच्छेद 134 का में दिया हुआ है सर्टिफिकेट के विषय में, इसीलिए दोनों को साथ मिला के पढ़ा जाता है। तो 133 क्या कहता है, देखिए, यदि किसी सिविल मामले में उच्च न्यायालय अपने निर्णय में यह अभी निर्धारित करता है कि इसमें क विधि का व्यापक महत्व का कोई सारवान प्रश्न अंतर्वलित है और ख उच्चतम न्यायालय द्वारा इसका विनिश्चय आवश्यक है, तब आप सुप्रीम कोर्ट में इसको अपील कर सकते हैं। तो याद रखिएगा, अपीली अधिकारिता, पहला ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन अनुच्छेद 131, दूसरा संवैधानिक मामला अनुच्छेद 132 और तीसरा सिविल मामला अनुच्छेद 133 और चौथा हो गया क्रिमिनल मामलों में, दांडिक मामलों में अनुच्छेद 134। अनुच्छेद 134 देखिए कब होता है। दांडिक मामले में उच्चतम न्यायालय को अपील तब होगी जब क उच्च न्यायालय ने किसी अभियुक्त व्यक्ति की दोष मुक्ति के आदेश को उलट दिया और उसको मृत्यु दंड दे दिया है। मान लीजिए कि लोअर कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, किसी को किसी केस में बरी कर दिया, किसी को किसी केस में बरी कर दिया और उसका विपक्षी जो है चला गया हाई कोर्ट। हाई कोर्ट उसके मामले माने उसके निर्णय को पलट के और उसको दोषी ठहराते हुए मृत्यु दंड दे दिया, तब वैसे मामले में सुप्रीम कोर्ट में अपील किया जा सकता है। ख दूसरा क्या स्थिति है, उच्चतम न्यायालय ने, दूसरा है, देखिए उच्चतम न्यायालय नहीं, हाँ, उच्च न्यायालय ने अपने प्राधिकार के अधीनस्थ किसी न्यायालय से किसी मामले को विचरण के लिए अपने पास मांग लिया है और ऐसे विचरण में अभियुक्त को मृत्यु दंड दे दिया है। इसका मतलब यह है कि मान लीजिए पटना हाई कोर्ट है, उसके अंडर में जितने भी डिस्ट्रिक्ट हाई कोर्ट है, उसमें से कहीं से भी कोई केस मंगा के, कहीं से भी कोई केस कहा कि नहीं भाई इसको हाई कोर्ट में ट्रांसफर करो, और मंगा के और उसमें
अभियुक्त को फांसी की सजा सुना दिया। तो वैसे मामले में भी सुप्रीम कोर्ट में अपील किया जा सकता है। और तीसरा, उच्च न्यायालय प्रमाणित कर देता है कि मामला उच्चतम न्यायालय में अपील किए जाने योग्य है। ठीक है, चलिए, तो बस आप लोगों को इतना याद रखना है, अनुच्छेद 131 ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, 32 संवैधानिक मामले में, 33 सिविल मामले में और 34 क्रिमिनल मामले में, इतना याद रखना है। ठीक है, अब आइए एक अलग से अनुच्छेद 136 है ये, देखिए, अपील के लिए विशेष इजाजत, स्पेशल लीव पटिशन, स्पेशल लीव पटिशन, बैरक्ट है, बैरक्ट निकाल लो, निकाल लो, ये है अनुच्छेद 136। यहाँ का है नहीं, हम लिखे हैं, लिखना चाहिए था। ये क्या है, मान लीजिए कि किसी मामले में हाई कोर्ट सर्टिफिकेट नहीं देता है, ला 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 ला, किसी मामले में, चाहे छोड़ना तो मेरे पास है, किसी मामले में हाई कोर्ट सर्टिफिकेट नहीं देता है। एक मिनट, हाँ, हेलो हेलो, हाँ 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 हाँ, नमस्ते नमस्ते। मॉर्निंग में 7:45 से स्टार्ट हो गया नहीं, है ना? हाँ 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 हाँ, ओ, तो ऐसा कई, हाँ, तो ये लोग में ऐसा संस्कार कैसे आ गया हो? हाँ, है ना? तब बताओ ऐसे, ठीक 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 है। हाँ 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 हाँ, समझ गए समझ गए। हाँ 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 हाँ। अरे भैया देखो, आजकल जब बच्चा माँ बाप का नहीं सुनता है तब मास्टर को तो घलवो नहीं समझता है। हाँ हाँ, फिर भी हम करेंगे। हाँ हाँ, ठीक ठीक है। हम्म, जब बच्चा माँ बाप का नहीं सुनता है तो मास्टर को ना खेत के मूली है। हाँ, तो इस पर हम बैठे हैं ना, तो कुछ उपदेश देते हैं। लास्ट में याद दिलाना। तो आइए देखिए, 136 स्पेशल लीव पटिशन, इसमें है कि मान लीजिए किसी मामले में हाई कोर्ट सर्टिफिकेट नहीं दे रहा है और लगता है कि हाई कोर्ट अन्याय कर रहा है, सही निर्णय नहीं दे रहा है, जबरदस्ती कर रहा है, तो वैसी स्थिति में जो वादी है सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट अर्जी दायर करेगा। सुप्रीम कोर्ट उस केस को देखेगा कि इसको एक्सेप्ट करने लायक है या नहीं, और यदि लगता है कि एक्सेप्ट करने लायक है तो सुप्रीम कोर्ट उसको अपील करने की इजाजत दे देगा। सुप्रीम कोर्ट जाना बड़ा टेढ़ा काम है। पहले तो जो भी केस जाता है सुप्रीम कोर्ट पहले उसको देखता है कि ये सुप्रीम कोर्ट में सुने जाने लायक है या नहीं है, तब अपील करने की इजाजत देता है, तब अपील होगा, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट में अपील ही नहीं हो पाएगा, वो कह देगा नीचे कोर्ट में जाइए। तो इसी को कहते हैं स्पेशल लीव पटिशन। उच्चतम न्यायालय, देखिए लिखा हुआ है, उच्चतम न्यायालय अपने विवेकानुसार
भारत के राज्य क्षेत्र के किसी न्यायालय या अधिकरण द्वारा दिए गए किसी निर्णय की अपील के लिए विशेष इजाजत दे सकेगा। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट को बहुत पावर है, लेकिन ऐसा इजाजत किसी सेना न्यायालय के निर्णय के संबंध में नहीं होगा। तो चलिए, ये हुआ आपका पेज नंबर 7। तो अपीलीय अधिकारिता याद हो गया ना। अपीलीय अधिकारिता में पहला हो गया 132 संवैधानिक मामला, 133 सिविल मामला, 134 क्रिमिनल और 136 स्पेशल लीव। 135 में ना वैसा कोई नहीं है, ये फेडरल न्यायालय के विषय में है, तो इसलिए इसको नहीं बताया। 134 को बाद में जोड़ा गया था, बताए थे। इसमें लिखा है कि सर्टिफिकेट देगा। तो चलिए आइए नेक्स्ट हम लोग पेज पे आते हैं। पेज नंबर 7, पेज नंबर 8, 6, 2, 3, 8 आ गया। लीजिए, हाँ। अगला पावर देखिए, सलाहकारी अधिकारिता, एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन, अनुच्छेद 143 143 कि कुछ कुछ मामलों में सुप्रीम कोर्ट सलाह भी दे सकता है। तो वो क्या परिस्थिति है देखिए। सलाहकारी अधिकारिता, संविधान का अनुच्छेद 143 उच्चतम न्यायालय को सलाहकारी भूमिका प्रदान करता है। तो सलाहकारी अधिकारिता किसमें है? हाँ, अच्छा, ये 4 हो गया, 3 न होगा। पहला हो गया आपका ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, आरंभिक अधिकारिता। दूसरा हो गया अपीली अधिकारिता। अच्छा, रीट वाला एक था ना, वही कहें कि रीट जारी करने का। तीसरा हो गया अपीली अधिकारिता और चौथा हो गया सलाहकारी अधिकारिता। ये सब ना मेंस में भी काम करेगा, पीटी में काम करेगा और यूपी पीएससी में यहां से क्वेश्चन ज्यादा आता है। यूपी अगर देने जाएंगे आप लोग तो वहां यहां से क्वेश्चन ज्यादा आता है। आइए देखिए, हाँ देखिए, देखिए, राष्ट्रपति किसी लोक महत्व माने व्यापक लोक महत्व के विधि से या तथ्य से संबंधित प्रश्न पर उच्चतम न्यायालय की राय जानने के लिए उसे निर्देशित कर सकता है। मान लीजिए कोई मामला फंस जाता है कि इस मामले में क्या किया जाना चाहिए। एक बार याद है जब हम लोग तैयारी करते थे, गुजरात से कोई मामला था, उस पर भेजे थे राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के पास। तो उस समय हम लोग हर न्यूज पर न ध्यान रखते थे, अभी भी है, लेकिन उस समय थोड़ा और कॉन्सेंट्रेट रहता था। तो उस समय भेजे थे, गुजरात में कोई मुख्यमंत्री से रिलेटेड कोई मामला था। तो जब कोई संवैधानिक मसला फंस जाता है और संविधान में उसका कोई स्पष्ट वर्णन नहीं है, तब वैसे मामले पर सलाह लेने के लिए राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के पास अपना ये भेजते हैं कि इस मामले में क्या किया जाए, इस मामले में क्या किया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट के पास क्या क्या पावर है? सुप्रीम कोर्ट के पास टाइम रहेगा तो सलाह देगा, और अगर समय नहीं है तो कह देगा भाई मेरे पास समय नहीं है, हम सलाह
ठीक है। मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट कुछ सलाह दिया, तो वैसे सलाह को राष्ट्रपति भी मानने के लिए बाध्य नहीं है। माने तो ठीक, नहीं माने तो ठीक। लेकिन सुप्रीम कोर्ट उस मामले पर जो सलाह देगा वो एक तरह से जजमेंट माना जाएगा और वो नीचे के कोर्ट पर बाध्यकारी होगा। नीचे का कोई भी कोर्ट किसी मामले में सुप्रीम कोर्ट जो निर्णय देता है उसके खिलाफ जजमेंट नहीं दे पाएगा, नहीं दे सकेगा, नहीं तो उस पे कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट हो जाएगा, उसका निर्णय इनवैलिड माना जाएगा। आइए देखिए, लेकिन ऐसे मामलों में न्यायालय अपनी राय देने के लिए बाध्य नहीं। मतलब समय है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं। आगे आइए। पुनः राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि ऐसे संधि, करार इत्यादि जो संविधान के लागू होने से पहले किए गए थे से संबंधित उत्पन्न विवाद पर उच्चतम न्यायालय का राय जानने के लिए ऐसे मामलों को निर्देशित कर सकता है। ऐसे मामलों में न्यायालय अपना राय देने के लिए बाध्य है। जो पुराना कोई संधि है देश की आजादी से पहले, तो उस पर न्यायालय राय देने के लिए बाध्य है। एक तो अभी का जो मामला है उस पर राष्ट्रपति सलाह ले सकते हैं, यदि कोई पुराना मामला है आजादी से पहले का तो उस पर भी सलाह मांग सकते हैं। आगे देखिए, किसी भी मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया राय राष्ट्रपति पर बाध्यकारी नहीं है, लेकिन ऐसी राय अन्य न्यायालयों पर बाध्यकारी है, अन्य न्यायालय के लिए बाध्यकारी। चलिए, ये हो गया सलाहकारी अधिकारिता। सलाहकारी अधिकारिता अनुच्छेद कितना हो गया? 143। अब देखिए, अगला है पुनर्विचार अधिकारिता, रिवाइजरी जुरिस्डिक्शन, अनुच्छेद 137। सुनिए, रिवाइजरी क्या होता है कि उच्चतम न्यायालय के निर्णय से यदि आप संतुष्ट नहीं हैं तब फिर क्या करेंगे, कहां जाएंगे? तो संविधान में प्रावधान है कि यदि आप उच्चतम न्यायालय के निर्णय से संतुष्ट नहीं हैं तो उच्चतम न्यायालय में ही आप पुनर्विचार याचिका दायर करेंगे और उच्चतम न्यायालय देखेगा कि इसको पुनर्विचार के लिए लेने लायक है तो लेगा, उस पर फिर से पुनर्विचार करेगा। होता है बीपीएससी का रिजल्ट ना, कई बार हाई कोर्ट में गया है तो सिंगल जज का बेंच निर्णय दिया तो फिर से रिवाइजरी पिटीशन दायर किया गया। हाई कोर्ट में कई बार बीपीएससी पीटी को लिया है, तो जब पहली बार में एक जज का पीठ सुनेगा तो अब दूसरी बार में 2 जज बैठेंगे, तीसरी बार में 3 जज बैठेंगे, ऐसे जज की संख्या बढ़ाते जाता है। तो इसको कहते हैं रिवाइजरी पिटीशन। तो ये तो रिवाइजरी अधिकारिता हाई कोर्ट के भी पास है और सुप्रीम कोर्ट के भी पास है। तो संविधान का अनुच्छेद 137 उच्चतम न्यायालय को यह शक्ति प्रदान करता है कि वह अपने पूर्व में दिए गए किसी निर्णय में गलती या खामियों को दूर करने के लिए उसका पुनर्विलोकन कर सकता है। इसका मतलब है कि यद्यपि सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए निर्णय अन्य न्यायालयों पर बाध्यकारी हैं, लेकिन स्वयं सुप्रीम कोर्ट पर नहीं। जो सुप्रीम कोर्ट निर्णय दिया नीचे वाले कोर्ट पर तो बाध्यकारी हो गया, नीचे वाला कोर्ट उसमें कोई फेरबदल नहीं कर सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट अपना निर्णय अपने खुद बदल सकता है। नंबर ऑफ द
जजेज की संख्या बढ़ा के पीठ बढ़ा दिया जाएगा और अपना कर सकते। चलिए, तो ये हो गया रिवाइजरी पटिशन अनुच्छेद 137। ये हो गया पेज नंबर 8। अब आइए पेज नंबर 9। टोटल 10 है ना, 3 2 6 7। ये अभी हम लोग 8 पे थे ना, 9 9 9। हाँ आइए, अब देखिए पेज नंबर 9। अभी यहां से देख लेते हैं, फिर कॉन्स्टिट्यूशन निकाल के अन्य जो कुछ भी चीज छूट गया होगा वो भी करा देंगे। आर्टिकल 129, सुप्रीम कोर्ट इज ए कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। उच्चतम न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। पूछता है कि कौन कौन से अभिलेख न्यायालय हैं, कौन कौन से अभिलेख न्यायालय हैं। तो सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है। अभिलेख न्यायालय मतलब हाँ, कि सुप्रीम कोर्ट का जो भी निर्णय होगा उस सब का ना केस वाइज सब रिकॉर्ड रखा जाएगा। केस वाइज सबका रिकॉर्ड रखा जाएगा और उस रिकॉर्ड को किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्णय दिया है, बाद में अगर वैसा कोई केस आता है नीचे की अदालतों में, तो वहां ये निर्णय सबूत के तौर पर पेश किया जाएगा कि माननीय उच्च न्यायालय ने इसी टाइप के मामले में ये निर्णय दिया था, ये भी मामला उसी प्रकार का है, अतः ये होना चाहिए। अगर कोई वकील निकाल के सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को और सबूत के तौर पर पेश कर दिया न्यायालय में, तब हाई कोर्ट उसको नहीं बदल सकता है। अब हाई कोर्ट का जो वकील रहेगा उसमें कुछ क्लू खोजेगा, डिफरेंस खोजेगा कि नहीं ये जो मामला है इससे मिलता जुलता नहीं। तो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड मतलब कि इसके सारे जजमेंट का रिकॉर्ड रखा जाएगा। तो आप लोग किसी वकील के यहां जब जाते हैं तो देखते हैं कि पूरा उसका अलमीरा बुक से भरा हुआ है, बुक से भरा हुआ है। तो वो और कुछ नहीं, वो सब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का जजमेंट रहता है अलग अलग मामला में। तो जो अच्छा तेज तरार अपना वकील है तो सब मामले को स्टडी करते रहता है। इसीलिए कोई पर्टिकुलर वकील है किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट का एक्सपर्ट बनता है। कोई एक वकील सबका एक्सपर्ट नहीं बन सकता है। अब शराब का मामला है तो कोई अपना पूरा शराब वाला कानून पढ़ रहा है, बारीकी से पढ़ रहा है कि उसमें क्या क्या हमको तो लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट शराब कानून को खत्मे करेगा। 3 सप्ताह का समय दिया है, नीतीश कुमार से मांगा है कि आप इसके संवैधानिक पहलू पर 3 सप्ताह के भीतर जवाब दीजिए। तो नीतीश कुमार का जो शराब कानून है एकदम उल्टा पुल्टा बेमाना है। मतलब ऐसा उसमें सब क्लाउज है जो मैंने नहीं होता है, हिटलर शाही वाला है। एक संप्रभु लोकतंत्र लोक कल्याणकारी राज्य वाला सब नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट बार बार डांट रहा है और 3 सप्ताह का समय दिया है कि आप इस पर जवाब दीजिए। सब क्वेश्चन भेजा है।
कि क्यों न इसको रद्द कर दिया जाए। तो अब देखिए क्या होता है, उल्टा पलटा काम कर नीतीश कुमार। अब इनको ये है ना कि अब हमको तो अगला बार मुख्यमंत्री बनना नहीं है, जो मर्जी आए कर। अब पूरे इंडिया में कहीं स्मार्ट मीटर नहीं है। अब बिहार में 2025 तक ठान लिए कि लगाएंगे, जहां लग जा रहा है स्मार्ट मीटर ना, वहां का आदमी रो रहा है, लाइन कटवा दे रहा है, बिना लाइन का रह रहा है, ऐसा कर दिया है। तो एक तो सबसे गरीब राज्य, तो भले मत दो 5 घंटा लाइन दो, लेकिन एकदम सफेद लाइन कट जाए तो ज्यादा ना दुखी हो जाएगा आदमी है। तो ये नीतीश कुमार पता नहीं क्या एगो ने मोदी जी अमेरिका बनाने पर तुले हैं, एक क्या ली अमेरिका बनाने पर तुल गए। अरे भाई, अमेरिका से काहे तुलना करता है, सीधे अमेरिका से तुलना। अपना पब्लिक नहीं देखता है कि कैसे जी रहा है, खा रहा है। ये लोग का प्लानिंग ही ना टाइम से मैच नहीं कर रहा है, इसीलिए ये लोग फ्लॉप हो जा रहा है। प्लान अगर टाइम से मैच करे तो वो प्लान सक्सेसफुल होता है। अरे पहले तू गरीबी दूर करने के लिए सोचो, भुखमरी दूर करने के लिए सोचो, लोगों को रोजगार देने के लिए सोचो, उस पर प्लानिंग करो ना। तब पहले वो अपने आय बढ़ाने पर सोचने लग रहा है कि हमारा कैसे आय बढ़े। आज जो गवर्नमेंट की आय बढ़ती है, ऐसा नहीं कि उसको उसका पब्लिक को फायदा होता है, सब घपला मार के काम खत्म। गया बैंकिंग इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला, 22,000 करोड़। अब बताइए मोदी जी कि 14 में आप आए, आज हो गया 22-8 साल हो गया। चलो मेहुल चौकसी सब तो बात करता। अब आपका आरबीआई कहाँ है, सेबी कहाँ है, कैसे हो गया है? हर साल का तो कंपनी का ऑडिटिंग आता है, सब रिपोर्ट आता है। तो 1 लाख 2 लाख एगो किसान को लोन देने के लिए उसका जगह जमीन का कागज गिरवी रख लेते हैं। आप 22,000 करोड़ रुपया दे दिए लोग हैं शिपयार्ड के लिए। मैंने क्या कर रहा है लोग, लेके भाग जा रहा है। कहाँ है आपका मशीनरी? ईडी कहाँ है, सीबीआई कहाँ है? और जब सब ले दे के भाग जाता है तब कहता है भाग गया भाग गया। अरे पहले कहाँ थे? कल न जाने कितने लोग शेयर मार्केट में बर्बाद हो गए। शेयर मार्केट एक के बार 550 हम गिरा। एक तो ई फैक्टर और एक तो वो यूक्रेन रसिया यूक्रेन वाला फैक्टर। तो एक आदमी के लिए न जाने कल कितने लाखों लोग बर्बाद हो गए, एक आदमी की वजह से। तो इस लाखों लोग बर्बाद हुआ, उसका जिम्मेदार कौन है? उसका जिम्मेदार कौन है? कितना लोग डूब गया? तो कैसे भारतीय अर्थव्यवस्था पर विश्वास किया जाए? कैसे विश्वास किया जाए कि भारतीय अर्थव्यवस्था सुदृढ़ है? अगर यही स्थिति रहा ना तो एफआईआई सब भागने लगेगा, फॉरेन इन्वेस्टर भागेगा, और भागेगा तो पूरा इंडिया डूबेगा। ये सब बहुत खराब चीज है अर्थव्यवस्था के लिए। किसी भी देश के पर, किसी भी देश में कोई भी निवेशक क्यों आता है कि यहाँ हम पैसा कमाएंगे। अगर उनका पैसा डूबता है तो वो तो जाएंगे ही जाएंगे, और दूसरा अब कोई आएगा नहीं। अब कोई आएगा नहीं तब बगैर दूसरे के सहायता से कोई अपना डेवलपमेंट नहीं कर सकता है। बैंकिंग सिस्टम डूब जाएगा आपका। सब चुप है, कोई किसी का बयान नहीं आ रहा है। चलिए, अंधेरे नगरी चौपट राजा, पाव शेर भाजी, टके शेर भाजी टके शेर। बस जैसे जाए विधि राखे राम, वही विधि रही है। जैसे प्रभु ले चलते हैं ले चलिए। ये सब इंडिया कोई नहीं चला रहा है, सब अपने से चल रहा है चल रहा है। जे दिन लड़खड़ाया कि इंडिया खत्म, सब डुबा के रख देगा। आइए देखिए, अपने टॉपिक पे आते हैं कि उच्चतम न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है।
इसका क्या तलिक है? इसका तात्पर्य है कि किसी न्यायालय में सुप्रीम कोर्ट के लेख प्रमाण को सलाह या साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। इस प्रकार पेश किए जाने पर कोई इसके प्राधिकारिता पर प्रश्न नहीं कर सकता है, मतलब इस सबूत पर कोई सवाल खड़ा नहीं कर सकता है, मानना ही है। और सुप्रीम कोर्ट के कार्य और न्यायिक प्रक्रिया को नित्य यादगार और प्रमाण के रूप में संरक्षित रखा जाएगा, सब रिकॉर्ड रखा जाएगा। पुनः न्यायालय अपने निर्णय के अवमानना के लिए किसी व्यक्ति को दंड दे सकता है। न्यायालय की अवमानना मतलब कि कोर्ट जो कुछ भी कहा, अगर आप उसको नहीं मानते हैं तो उसको पनिशमेंट। अब जैसे मान लीजिए कोर्ट 3 सप्ताह का समय दिया बिहार सरकार को कि 3 सप्ताह के भीतर आप जवाब दीजिए। अगर 3 सप्ताह के भीतर जवाब नहीं देते हैं, अब जो भी यहां से जाएं, तो कोर्ट गुस्सा में आके रद्द कर देगा ही, और नहीं उसके बावजूद तो फिर लगा देगा यहाँ का जो ऑथोराइज अधिकारी होगा इसका जवाब देने के लिए, कोर्ट ऑफ कॉन्टेम्प्ट की काहे नहीं है, इतने तारीख को तुम्हारा डेट था। चलिए, ये तो हो गया कोर्ट ऑफ कॉन्टेम्प्ट, इसी को कहते हैं कोर्ट ऑफ कॉन्टेम्प्ट, न्यायालय की अवमानना। और कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड अनुच्छेद 137 129 में तो था। हाँ, सुप्रीम कोर्ट में वही रिकॉर्ड मतलब दिखाया जा सकता है कि नहीं? हाँ 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 एकदम। अगर वो चाहे तो बदल सकता है। नहीं, तब नहीं बदलेगा। बदलने के लिए अब उसको अलग पीठ बनाना पड़ेगा, उससे ज्यादा बेंच का, उससे ज्यादा बेंच का पीठ बनाना पड़ेगा। अब पलट देता है, कई बार सुप्रीम कोर्ट अपना निर्णय पलटा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट अपना निर्णय कई बार पलटा है। जो पलटा निर्णय, हाँ, अब नया निर्णय जो लिया उसी को अब दोबारा उस न्यायालय में न रखा जाएगा। हाँ हाँ, अब जब पहला वाला पलट दिया तो इसका मतलब पहला वाला खत्म, रद्द हो गया। हाँ, चलिए अब नेक्स्ट आते हैं न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया। कि जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हैं, पढ़े थे आप लोग कि उनकी स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए, स्वायत्तता बनाए रखने के लिए कि वो किसी के दबाव में काम न करें, उनको प्रोटेक्शन दिया गया है। ऐसी व्यवस्था की गई है कि उनको सिंपल, मान लीजिए कोई प्रधानमंत्री या ये है, अगर जो कोई जज बात नहीं सुनता है तो ऐसा नहीं कि इसको हटा भाई नौकरी से, बर्खास्त करो। तो इसीलिए न्यायाधीशों को हटाने की जो प्रक्रिया है वो थोड़ा सा टफ बना दिया गया है, ताकि न्यायाधीश दबाव में आकर काम न करें। चलिए आइए देखिए, तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया, रिमूवल ऑफ जजेज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। कि उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को, ध्यान से अंडरलाइन करते चलिएगा आप लोग, उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को साबित कदाचार या असमर्थता, इसको अंडरलाइन करिए, कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को किस आधार पर हटाया जाएगा? नंबर 1, साबित कदाचार, माने जो कदाचार वो किए हैं वो प्रूफ हो जाए, साबित हो जाए, ठीक है। या असमर्थता मतलब चूंकि इन लोगों का उम्र ज्यादा हो जाता है और वो अपना कार्य करने में सक्षम नहीं है, तो
इसको कहेंगे असमर्थता। तो साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर संसद के प्रत्येक सदन विशेष बहुमत है। संसद के प्रत्येक सदन माने राज्यसभा और लोकसभा विशेष बहुमत। अब देखिए, एक तो विशेष बहुमत है, राष्ट्रपति वाला में पढ़े थे महाभियोग में कि सदन का 2/3, याद है ना, सदन का 2/3, लेकिन यहां उतना ज्यादा टफ नहीं है। विशेष सदन के सदस्य संख्या का बहुमत तथा उपस्थित और मत देने वाले का 2/3, थोड़ा सा डाउन कर दिया है यहाँ। पारित संकल्प द्वारा हटाया जा सकता है, ठीक है। ऐसे पारित संकल्प को उसी सत्र में राष्ट्रपति की अनुमति मिलनी आवश्यक है। मान लीजिए अभी किसी जज को हटाने का ये प्रक्रिया चल रहा है और अभी बजट सत्र चल रहा है, अभी बजट सत्र चल रहा है। तो अगर वो लोकसभा राज्यसभा द्वारा इस सत्र में पारित कर दिया गया और राष्ट्रपति भी हस्ताक्षर कर दिए, तब देखिए यहां क्या लिखा है कि ऐसे पारित संकल्प को उसी सत्र में राष्ट्रपति की अनुमति मिलनी आवश्यक है। तो जब सत्र चल रहा है तो उसी दौरान उस पर राष्ट्रपति अपना हस्ताक्षर कर दे, तब जाके वो हटेंगे, वरना अगर मान लीजिए पारित कर दिया गया, राष्ट्रपति अनुमति नहीं दिए हैं, आज सत्रावसान हो गया, तब फिर खत्म। अभी तक इंडिया में किसी न्यायाधीश को इस प्रक्रिया से नहीं हटाया गया है। हाँ, ये प्रक्रिया चलाया जरूर गया है, 3 जजों पर चलाया गया है। एक तो थे उधर पंजाब के न्यायाधीश, और एक दिनाकरन मामले में, पहले तमिलनाडु के थे, फिर सिक्किम हाई कोर्ट में थे उन पर, और एक और किसी पर इधर हाल फिलहाल में 2 जजों पर चलाया गया था, एक पुराना था। चलाया गया है लेकिन पारित नहीं हो सका है। क्यों नहीं पारित हो सका? पहला वाला को तो कांग्रेस लाई थी, पारित नहीं करना चाहिए। दूसरा वाले में क्या था कि अब जिसे भाई 2/3 बहुमत से पारित करना है, उपस्थित है वो मत देने वाले, सदन में उतना 2/3 बहुमत रहेगा तब ना। अगर सदन में 2/3 बहुमत नहीं है, जो पार्टी लाई है, तो विपक्षी से सलाह लेगी, और विपक्षी जब उस पर एग्री होगा तब ना, तो उस पर एग्री ही नहीं हुआ, इसलिए पारित नहीं हो सका। तो याद रखिएगा कि अभी तक किसी को हटाया नहीं गया है। लाया किस पर गया है, इसमें लिस्ट दिए हैं, लिखे हैं नोट्स में, नहीं लिखे हैं? चलिए, तो देखिए, हो सकता है आगे लिखे होंगे। आगे देखिए, अनुच्छेद 124(5) के तहत इस प्रयोजन के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया विहित किया गया है। इसे महाभियोग के नाम से जाना जाता है। सुनिए, महाभियोग नाम पर बड़ा विवाद है। महाभियोग शब्द संविधान में केवल और केवल ये राष्ट्रपति के लिए यूज किया गया है, लेकिन एग्जाम में इसको भी महाभियोग कह देता है, इसीलिए हम यहां लिख दिए हैं। लेकिन एनसीईआरटी भी महाभियोग शब्द प्रयोग नहीं किया है, एनसीईआरटी भी महाभियोग शब्द प्रयोग नहीं किया गया है कि नहीं किया, लेकिन अदरवाइज एसएससी का एग्जाम हो, यूपीएससी का हो, बीपीएससी में भी दे देता है कि किसको महाभियोग से हटाया जाता है, तो इस सब भी आ जाता है उस सब में। अब पेपर सेट करने वाला
न जाने क्या समझ के अपना ऐसे करता है। लेकिन संविधान में महाभियोग शब्द का प्रयोग नहीं है, तो बनाते समय सावधानी बरतिएगा लोग। देखिए किस मानसिकता से पेपर को सेट कर रहा है। अब आते हैं लास्ट पेज नंबर 10। नाइन 4 10। अब देखिए उसको हटाने की प्रक्रिया क्या है। न्यायाधीशों को हटाने की क्या प्रक्रिया है कि लोकसभा के कम से कम 100 या राज्यसभा के कम से कम 50 सदस्य द्वारा राष्ट्रपति को संबोधित एक प्रस्ताव लोकसभा के अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति को दिया जाता है। भाई संबोधित किसको रहेगा? राष्ट्रपति को। हटाना किसको है? राष्ट्रपति को ही। ये लोग तो केवल पारित करेगा। तो ऐसा प्रस्ताव प्रारंभ करने के लिए याद रखिएगा कि अगर लोकसभा में किया जा रहा है तो कम से कम 100 सदस्य, और राज्यसभा में प्रारंभ किया जा रहा है तो अंडरलाइन कर दीजिएगा। कॉपी में उतारी है लोग की नहीं अभी ना? अच्छा चलो अब लिखवाएंगे, अभी लास्ट था, अब लास्ट था। अब नोट्स भी नहीं है, इतने बनेबे किए थे नोट्स, इतना बनाने में कितना समय लगा था। फिर अब मेन तो यही है पॉलिटी में, उसके बाद वाला सब एक एक दो लाइन वाला है, खत्म का। तो न्यायाधीशों को हटाने की जो प्रक्रिया है, अगर उसको प्रारंभ करना है, यदि लोकसभा से प्रारंभ होता है तो कम से कम 100 सदस्य, और राज्यसभा से प्रारंभ होता है तो कम से कम 50 सदस्यों का हस्ताक्षर चाहिए। ठीक है। अब देखिए मान लीजिए प्रस्ताव को सदन द्वारा स्वीकार कर लिया गया, तब क्या होगा? देखिए इस प्रस्ताव का अन्वेषण 3 व्यक्तियों की समिति करती है। एक समिति बनाई जाएगी, माने देखा जाएगा कि ये आरोप सही है या नहीं है, करती है। इसमें 2 सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश और एक प्रख्यात विधिवेत्ता होता है। यदि समिति यह पाती है कि न्यायाधीश कदाचार का दोषी है या न्यायाधीश असमर्थ है, तो प्रस्ताव समिति के प्रतिवेदन के साथ विचार के लिए उस सदन में ग्रहण किया जाता है। अब इस पर सदन में चर्चा होगा, सदन में चर्चा होगा, मतदान होगा, जिसमें प्रस्ताव लंबित रहता है। जहां से शुरू रहेगा वही ना होगा। अब देखिए यदि प्रस्ताव दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से पारित कर दिया जाता है तो राष्ट्रपति के अनुमति के लिए प्रस्तुत किया जाता है। तो मान लीजिए समिति कह दिया ठीक है, अब दोनों सदन उसको पारित करेगा 2/3 बहुमत से, तब जाएगा राष्ट्रपति के पास। जब राष्ट्रपति समावेदन पर आदेश कर देता है तो न्यायाधीश हटा दिया जाएगा। ठीक है। आइए, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों में महाभियोग के लिए एक ही प्रक्रिया है, बल्कि कहेंगे चीफ इलेक्शन कमीशन को भी इसी प्रक्रिया से हटाया जाता है। देखिए नोटिस देना पड़ेगा ना हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जज को उसके 14 दिन पहले। हाँ 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 वो भी होगा। अब देखिए उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों में महाभियोग के लिए एक ही प्रक्रिया है। पहली बार यह प्रक्रिया 1991-93 में श्री आर रामास्वामी न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय
के विरुद्ध हुई। समिति ने इनको दोषी पाया, लेकिन लोकसभा में कांग्रेस ने मत विभाजन में भाग नहीं लिया, जिससे प्रस्ताव अपेक्षित बहुमत से पारित नहीं हो सका। जज का कदाचार मतलब जजमेंट गलत दिया ना, जजमेंट नहीं, घोटाला वोटाला घूस उसमें ही है। दिनाकरण जो मामला था ना, तमिलनाडु के थे, फिर सिक्किम में चल गए थे, उन पर था कि सिक्किम में कि कहाँ पे कोई जमीन का विवाद चल रहा था, कोई केस चल रहा था, उसमें वो पैसा लेके अपना गलत निर्णय दे दिए थे। तो ये हुआ कदाचार, ये हुआ कदाचार। तो सुनिए, ये तो हम लोगों का खत्म। अब आइए, कुछ कुछ ना इसमें छूट गया है, कुछ कुछ है छूट गया है। तो अभी आप लोगों को जो छूट गया है, एक बार रिवाइज करवा देते हैं, बेयर एक्ट से सब अनुच्छेद दिखा देते हैं, क्योंकि यूपीएससी के लिए और बीपीएससी दोनों के लिए सुप्रीम कोर्ट बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए, सारे आर्टिकल्स आपको हम दिखलाते हैं। एक मिनट रुकिएगा। हाँ जी, एक बार रिवीजन भी हो जाएगा अपना। अच्छा, आज टेस्ट हम बताए नहीं थे किसका है? राहुल का नहीं, तो मेरा बोले थे, लेकिन उसका टॉपिक नहीं हो गया। नहीं, राहुल राहुल का हो गया ना? नहीं सर, गौतम का हुआ, मंडे को गौतम का था और ट्यूसडे को तो राहुल को फोन लगा तो पेपर काहे नहीं भेजा था? कह रहे हैं कि अजय पेपर नहीं भेजा, हम फिर सोचे थे कॉल करेंगे, भूल गए। बना लिया होगा तो अभी अपलोड कर देंगे, फोन करो तो। काहे नहीं अपना ये किया? आज कहाँ रह रहा है सब, बड़ा एब्सेंट रह रहा है। ये ऑनलाइन का दुरुपयोग कर रहा है कि चलो वीडियो बाद में देख लेंगे, तो ब्लॉक कर देंगे वीडियो हम। हाँ, सर आप पे भेज दिए, आप कल देख के देखो। राहुल भेज दिया है, तो हम ही देख के भूल गए का? हाँ भेजा है, हम ही भूल गए। सोचे थे अपलोड कर देंगे, भूल आएंगे। अच्छा अच्छा, आज तो अभी क्लास खत्म होगा तब उसको अपलोड कर देंगे। रुकिए, हाँ चलिए। आज तो सोचे थे स्टेट स्टार्ट कर देंगे, लेकिन नहीं। क्या हो लिखा है? जाए ठीक है। क्या लिखा है? न्यायाधीश के विरुद्ध महाभियोग असफल है ना, महाभियोग शब्द प्रयोग किया है। जाए ठीक है, कंफ्यूज होने से कोई फायदा नहीं।
हाँ, देखिए आइए, सब लोग अपने स्क्रीन पे आ जाइए। जो सर्वोच्च न्यायालय है उसका एक बार रिवीजन कर दे रहे हैं। अनुच्छेद 124 देख लिया आप लोग, उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन। तो उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन में देखे थे कि उच्चतम न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश होंगे, जिनकी नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। ठीक है। अस्मिता, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को बर्खास्त कौन करेगा? गुड। अन्ना तक मैंने उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को बर्खास्त करने का प्रावधान नहीं है, उसको उसके पद से हटाने का प्रावधान है, और वो है कि संसद में ये महाभियोग लाया जाएगा तब। चलिए, उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्याग पत्र किसको देगा? राष्ट्रपति को। देखिए लिखा है ना कि कोई न्यायाधीश राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा त्याग पत्र कर सकेगा। ठीक है। हटाने की प्रक्रिया ये है। जज नियुक्त होने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया है बता चुके हैं। आइए नीचे आइए। ये हो गया अनुच्छेद 124, और देखिए 124(4) में दिया है कि उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को उसके पद से तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर, है ना। तो 124(4) हो गया। एक 125 न्यायाधीशों के वेतन आदि। ये कोई पढ़ने वाला चीज नहीं है, वेतन काम कर रहा है तो वेतन लेगा नहीं। अनुच्छेद 126 पढ़े थे, कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति। तो कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति कब की जाती है? जब सुप्रीम कोर्ट के जज का पद रिक्त हो या हाँ, असमर्थ हो। हाँ, तब एक्टिंग मुख्य न्यायमूर्ति कब आता है? कि जब उसका पद रिक्त हो या कार्य करने में असमर्थ हो तब। और जो आप लोग वो नहीं, वो भी नहीं है। तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति कब की जाती है? गणपूर्ति करने के लिए। अनुच्छेद 127 भी देख लिया हम लोग। तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति कब की जाती है? गणपूर्ति, कोरम जब पूरा नहीं हो तब। और जो आप लोग बढ़ रहे थे कि काम जब बढ़ जाए तब, वो है अनुच्छेद 128 कि उच्चतम न्यायालय की बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति। ठीक है। सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति 128 भी हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 129 उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना, यह भी देख लिए हम लोग। 130 उच्चतम न्यायालय का स्थान, ये नहीं देखे हैं। तो उच्चतम न्यायालय कहां होगा? दिल्ली में, या देखिए पढ़िए क्या लिखा है। उच्चतम न्यायालय दिल्ली में अथवा ऐसे अन्य स्थान या स्थानों में अधिविष्ट होगा जिन्हें भारत का मुख्य न्यायमूर्ति राष्ट्रपति के अनुमोदन से समय समय पर नियत करे। कौन नियत करेगा? भारत का मुख्य न्यायमूर्ति। राष्ट्रपति का अनुमोदन लेना है, परमिशन लेना है। तो मान लीजिए अभी सुप्रीम कोर्ट की बैठक दिल्ली में चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं, मुख्य न्यायाधीश होंगे ना। हाँ, भारत का मुख्य न्यायमूर्ति। भारत के मुख्य न्यायमूर्ति कहेंगे कि नहीं, कल से अपना बैठक बिहार में होगा, पटना में होगा, तब बिहार में होने लगा। राष्ट्रपति की अनुमति चाहिए। तो जहां मन वहां हो सकता है। अब सेटअप उठा के लाना ना पड़ेगा सब।
चलिए, अनुच्छेद 131 देख लिए हैं, उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता। याद है आरंभिक अधिकारिता क्या होता है आकाश? कोई 2 लाख के बीच का मामला हो या भारत संबंध से किसी राज्य का मामला। हाँ हाँ हाँ, या इसको एक लाइन में ऐसे बोलना है कि आरंभिक अधिकारिता वह अधिकारिता है कि वैसे केस जो केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट सुनेगा, दूसरा कोई कोर्ट नहीं, उसको कहते हैं आरंभिक अधिकारिता, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। इस टाइप का केस कोई दूसरा न्यायालय नहीं सुन सकता है। चलिए, 131 भी हो गया। 32, 33, 34 याद आ रहा है? अपीली वाला देखिए, 31 का काम नहीं है। 32 अपीली अधिकारिता संवैधानिक मामलों में, 33 सिविल मामलों में और 34 क्रिमिनल वाले में। 35 का काम नहीं था। 36 स्पेशल लीव पटिशन अभी न पढ़े हैं हम लोग। 34 क में प्रमाण पत्र के लिए है, इसको बाद में जोड़ा गया था। 34 का प्रमाण पत्र के लिए है कि प्रमाण पत्र उच्च न्यायालय देगा कि आप जा सकते हैं। 36 में स्पेशल लीव पटिशन, 37 में न्यायिक पुनर्विलोकन अभी पढ़े हैं हम लोग, रिवाइजरी पटिशन, और 138 उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता की वृद्धि, ये नहीं देखे हैं। तो उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता मतलब जो उच्चतम न्यायालय का कार्य क्षेत्र है, जो जुरिस्डिक्शन है, अगर उसको बढ़ाना होगा तो क्या होगा, कैसे होगा? देखिए, उच्चतम न्यायालय को संघ सूची के विषय में किसी के संबंध में ऐसी अतिरिक्त अधिकारिता और शक्तियां होगी जो संसद विधि द्वारा प्रदान करे। तो अधिकारिता बढ़ाना होगा सर्वोच्च न्यायालय का, तो कौन बढ़ाएगा? संसद। सर्वोच्च न्यायालय अपने से अपना अधिकारिता नहीं बढ़ाएगा, कौन बढ़ाएगा? संसद। यदि संसद विधि द्वारा उच्चतम न्यायालय द्वारा ऐसी अधिकारिता और शक्तियों के प्रयोग का उपबंध करती है जो उच्चतम न्यायालय को किसी विषय के संबंध में ऐसी अतिरिक्त अधिकारिता और शक्तियां होंगी जो भारत सरकार और किसी राज्य सरकार के विशेष करार द्वारा प्रदान करें। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट से दे सकता है। चलिए, हो गया। अनुच्छेद 139 कुछ रीट निकालने की शक्तियों का उच्चतम न्यायालय को प्रदत्त किया जाना है। ठीक है, ये एक बार यूपीएससी में आया था, तो तभी ना यूपीएससी जब शुरू में दे रहे थे तो डीडी बसु पढ़े, सुभाष कश्यप पढ़े, एनसीईआरटी पढ़े, लेकिन क्या है कि क्वेश्चन आए तब फंस जाए, तब जाके बेयर एक्ट लाइन बाई लाइन पढ़े, और तब पॉलिटिकल वो क्या करे ना, बस यहीं से बेयर एक्ट से उठाए 1, 2, 3, 4 दे देवे कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, कौन सत्य है असत्य, 1, 2, 3, 3, 4, 5 ऐसे। और बुक में तो केवल एनालिसिस न है। अब जैसे हमारा नोट्स है, चाहे हम जो पढ़ा रहे हैं, हम तो क्या कर रहे हैं, उसको समझा रहे हैं। हूबहू सारा संविधान नहीं ना उतार पाएंगे, हूबहू नोट से, तो उससे बढ़िया खरीद लीजिए बेयर एक्ट। नहीं, लेकिन तो यहां जब पढ़े हम, तब जाके क्वेश्चन पकड़ में आने लगा। नहीं तो बुक में 2-3 पहलू पर चर्चा करे, आज कुछ पर चर्चा जो नहीं करे, अब एग्जाम में आ जाए तो कंफ्यूज। अब भाई जो नहीं सुना है तो हाँ या ना कुछ नहीं ना कह सकता है आदमी। तो आइए देखिए, आप लोग रीट निकालने की शक्ति पढ़े हुए हैं अनुच्छेद 32 से मूल अधिकार में। अब देखिए, उसके अलावा अनुच्छेद 139 क्या कह रहा है कि संसद विधि द्वारा
उच्चतम न्यायालय को अनुच्छेद 32 के खंड 2 में वर्णित प्रयोजनों से भिन्न किन्हीं प्रयोजनों के लिए ऐसे निर्देश, आदेश या रिट जिसके अंतर्गत बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा और उत्प्रेषण रिट है या उनमें से कोई निकालने की शक्ति प्रदान कर सकेगी। तो एग्जाम में पूछ देगा अनुच्छेद 32 तो ये देता है मूल अधिकार के मामले में। अनुच्छेद 32 जो शक्ति देती है वो मूल अधिकार के मामले में। मूल अधिकार मामले के अलावा अन्य किसी मामले में अगर रिट निकालना हो तो सुप्रीम कोर्ट कैसे निकालेगा? नहीं निकालेगा जब तक कि संसद उसको ऐसी शक्ति न दे। तो याद रखिएगा कि एग्जाम में पूछ देगा कि अन्य किसी मामले में, मूल अधिकार के अलावा अन्य किसी मामले में रिट निकालने की शक्ति सुप्रीम कोर्ट को कौन देगा? तो क्या होगा? संसद। अनुच्छेद 139। आइए आगे देखिए। 39 क का काम नहीं है। बाद में ये सब जोड़ा गया है। आगे आइए। हाँ 40 140 उच्चतम न्यायालय की आनुषंगिक शक्तियां, ये भी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। 141 देखिए जो बता रहे, उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि का सभी न्यायालयों पर आबद्ध कर होना, कि उच्चतम न्यायालय जो निर्णय देगा वो बाकी के न्यायालयों पर बाउंडेड होगा। उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि भारत राज्य क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों पर आबद्ध कर होगा। और अब आइए 42 का भी काम नहीं है। 43 देखे हैं हम लोग, राष्ट्रपति की परामर्श शक्ति हो गया ना। चलिए बस अब आगे नीचे काम का नहीं है, वो सब जो वकील है ना लोग वो सब पढ़ेगा। क्या बेटी आ गया? आएगा तो कॉल करेगा। अब अपना टाइम बदल दिए है तो हाँ हो गया। चलिए 46 47 तो उच्चतम न्यायालय हम लोगों का कंप्लीट हो गया। अच्छा तो अभी राज्य पर जाने से पहले ना हो कैग है 148 में, ये तो छुट्टी ही रहा था। तो हाँ अध्याय 5 भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक नोट्स में है? नोट्स में नहीं है। मुंह तो धूप गया हो। तो सुनिए, पेपर भी अपलोड करना है और अब कल देखा जाएगा। कल से अब लिखने के लिए सब लोग कल से कॉपी कलम लेके बैठे थे, जितना नोट्स था दे दिया। अब कल से लिखने वाला काम शुरू हो जाएगा। तो 1 मिनट रुकिएगा आप लोग। हाँ तो आज की सभा समाप्त की जा रही है। आपका दिन शुभ हो।